आईएसआई और मोसाद दुनिया की दो सबसे ज्यादा पावरफुल और सीक्रेट एजेंसीज। इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? और सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस, नेटवर्क और ग्राउंड रियलिटी में सबसे ज्यादा कौन आगे है? इस वीडियो में हम सबसे ज्यादा सुना सुनाने और बल्कि रियल रिपोर्ट पे बात करेंगे और इसके अलावा कुछ बड़े फेलियर के बारे में भी बात करते हैं। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू एमटी रिएक्टिंग एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसकी बुनियाद 1948 में रखी गई थी। पाकिस्तान बनने के सिर्फ एक साल बाद 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहली कश्मीर वॉर हुई तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की कमियां काफी खुलकर सामने आई थी। उस वक्त हर फोर्स जैसे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का अपना अलग अलग इंटेलिजेंस विंग होता था, लेकिन कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं था जो नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। आहिस्ता आहिस्ता ये सिचुएशन जब ज्यादा सीरियस होने लगी तो बिल आखिर पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स ने अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने का प्लान पेश किया। ISI बनाने का आइडिया ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर मेजर जनरल वॉल्टर कोथोम का था, जो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के इंटेलिजेंस डाटा को एक जगह पर इकट्ठा करे, एनालाइज करे और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग के लिए बेस्ट लीडरशिप प्रोवाइड करे। इस सजेशन पर 1948 में ISI का ऑफिशियली आगाज हुआ। शुरुआत में ISI का बेसिक फोकस एक्सटर्नल थ्रेट्स, खासतौर पर इंडिया और अफगानिस्तान के खिलाफ सर्विलेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस कलेक्ट करने पर था। 1950s और 60s के दौरान जब कोल्ड वॉर चल रही थी तब पाकिस्तान ने USA के साथ अलायंस बनाए, जिसमें ISI ने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के साथ मिलकर भी कोऑर्डिनेशन स्टार्ट की और ग्रेजुअली अपनी प्रेजेंस रीजन में एक्सपेंड करना शुरू कर दी। इससे कुछ सालों बाद ISI को साउथ एशिया ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में भी एक्टिव कर दिया गया। अब बात करते हैं मोसाद की। ये इजराइल की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका मतलब है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। मोसाद का आगाज 1949 में हुआ था, लेकिन इस एजेंसी का आइडिया उस वक्त शुरू हुआ जब इजराइल 1948 में एक नया मुल्क बना था। एक्चुअली इजराइल चारों तरफ से अरब कंट्रीज से घिरा हुआ है और उस वक्त उसे हर वक्त ये खतरा महसूस होता कि कहीं मुस्लिम ममालिक उन पर हमला करके उनको खत्म न कर दें। लिहाजा उनको समझ आ गई थी कि उन्हें जल्द अज जल्द एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी होगी जो दुश्मन के हमले से पहले ही उसे समझ सके और खुद को तैयार कर ले। इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियोन ने पर्सनली मोसाद को बनाने का ऑर्डर दिया था। इनिशियली मोसाद का काम था दुनिया भर में जो भी इजराइल के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज का पता लगाना और जरूरत पड़ने पर सीक्रेटली उन्हें न्यूट्रलाइज कर देना। 1960s के दौरान मोसाद ने अपने एजेंट पूरी दुनिया में भेजना शुरू कर दिए, खासकर यूरोप और मेनली अरब कंट्रीज में। और इस टाइम पे जाके मोसाद ने कई इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस भी किए, कई लोगों को पकड़ा, जिसको मैं आगे वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। उसके बाद आता है 1995 का टाइम, जिसमें मोसाद का काम सिर्फ असैसिनेशंस नहीं बल्कि साइबर वॉरफेयर और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन में भी फैलना शुरू हो गया। ISI और मोसाद का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, किन सेक्रेटिव डिवीजन्स और लीडरशिप मैकेनिज्म के जरिए ये एजेंसीज अपने मिशंस को अंजाम देती हैं, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ISI का स्ट्रक्चर किसी कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं है। ये एक हाईली सिक्योरेटिव और मल्टी लेयर्ड सेटअप है जिसका एग्जैक्ट मैप सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम होता है। ऑफिशियली ISI पाकिस्तान आर्मी के अंडर आती है और इसका डायरेक्टर जनरल डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका ऑपरेशनल कंट्रोल ज्यादातर मिलिट्री हाई कमांड के पास होता है, खासकर आर्मी चीफ के। बेसिकली ISI के अंदर भी बहुत सारे इंटरनल ग्रुप्स हैं जिनके अपने अलग अलग सीक्रेट रोल होते हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन, ये पॉलिटिकल अफेयर्स, डोमेस्टिक सर्विलेंस और इंटरनल थ्रेट्स, टेररिज्म के खिलाफ काम करते हैं। और ये वो विंग है जो मीडिया मॉनिटरिंग और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक और ग्रुप है एक्सटर्नल विंग, ये दुनिया भर में पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया, मिडिल ईस्ट और वेस्ट में इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा JIB यानी ज्वाइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, JIB ISI का वो विंग है जो डोमेस्टिक लैंडस्केप को मॉनिटर करता है। इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज,
एक्टिविज्म, सब कुछ इसकी नजर में होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन है। ये वो विंग है जो फील्ड मिशंस और कोवर्ट ऑपरेशंस हैंडल करता है। स्पेशली ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स जो ब्लैक ऑपरेशंस, असैसिनेशंस या हाई वैल्यू टारगेट ट्रैकिंग करते हैं, वो इस ग्रुप से निकलते हैं। दूसरी तरफ मोसाद का स्ट्रक्चर आईएसआई से काफी डिफरेंट है। ये एक्चुअली मिलिट्री का पार्ट नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका हेड डायरेक्टली इजरायली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है और इसका फुल नाम है मोसद लेमोडी इन उले तफकीदिम मैयूहदीम है। मोसाद का चीफ डायरेक्टर ऑफ मोसाद कहलाता है और इसका नाम वगैरह सब ऑफिशियली सीक्रेट रखा जाता है जब तक पब्लिकली अनाउंस न किया जाए। अब जैसे कि हमने देखा कि आईएसआई के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इसी तरह मोसाद के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे एलएपी पॉलिटिकल लेयन, ये मोसाद का पॉलिटिकल फ्रंट है। फॉरेन गवर्नमेंट्स, एम्बेसीज और ग्लोबल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के साथ लिंक यहाँ से मेंटेन होते क्या हैं। बात है इसके यार। अलावा कैसोरे ऑपरेशन डिवीजन सबसे सीक्रेट और डेंजरस मिशंस ये विंग करता है, जैसे कि असैसिनेशंस, कोवर्ट एंट्रीज और डीप सर्विलेंस। एंड इसके अलावा एक साइबर एंड टेक का भी ग्रुप है और ये वो विंग है जो साइबर अटैक्स और डिजिटल सैबोटेज में मुकम्मल एक्सपर्ट है। अब हमारे कंपैरिजन का जो अहम पॉइंट है वो है हिस्ट्री ऑपरेशंस। नॉर्मली जब भी किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो उसकी हिस्ट्री और रियल वर्किंग स्ट्रेटजीज को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी हम आईएसआई और मोसाद के कुछ सीक्रेट रियल ऑपरेशंस भी देखते हैं, जिससे हमें मजीद क्लियरेंस हो जाएगी कंपैरिजन में। 1965 की वॉर आईएसआई के लिए पहला ऑपरेशनल चैलेंज था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉर से पहले ही आईएसआई ने इंडियन ट्रूप मूवमेंट्स और रडार पैटर्न मॉनिटर कर लिया था और कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तानी कमांड तक पहुंचा दी गई थी। ये वो वक्त था जब ऑपरेशन गिब्राल्टर प्लान किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस ने कोवर्टली कश्मीर में घुसकर इंसर्जेंसी स्टार्ट करने की कोशिश की। ये प्लान पार्शियली सही ही चला। अब चूंकि ये पहला ऑपरेशन था तो इससे आईएसआई की रीच थोड़ी बहुत ही इंक्रीज हुई। एंड अब थोड़ा आगे मूव करें तो 1979 में आता है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। इसमें भी आईएसआई को दुनिया की फ्रंट लाइन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बराबर खड़ा कर दिया गया। सीआईए के साथ मिलकर आईएसआई ने ऑपरेशन साइक्लोन एग्जीक्यूट किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन था। इसमें एक्चुअली आईएसआई ने पेशावर और ट्राइबल रीजन्स में कई ट्रेनिंग कैंप सेट किए, जहां अफगान मुजाहिदीन को गुरिल्ला वॉरफेयर, आईईडी मेकिंग, कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन और माउंटेन कॉम्बैट सिखाया जाने लगा। फंडिंग भी सऊदी अरेबिया और यूएस से आई, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल और मुकम्मल ऑपरेशनल मैपिंग आईएसआई के हाथ में थी। ये वो टाइम था जब आईएसआई के ग्लोबली कनेक्शन बनना शुरू हुए, जैसे सऊदी की जीआईडी और चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ। रिजल्ट क्या बना? सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और उस वक्त आईएसआई को दुनिया में पहली बार अनडिफीटेड इंटेलिजेंस का लेबल भी मिला था। 1980s के एंड में आईएसआई ने इंडिया के सेंसिटिव एरियाज में कई बार कोवर्ट ऑपरेशंस एक्सपेंड किए। कश्मीर में आर्म्ड रेजिस्टेंस को स्ट्रेटेजिक डेप्थ सपोर्ट दिया गया। आईएसआई ने लोकल नेटवर्क्स डेवलप किए और कम्युनिकेशन लिंक्स तक एस्टेब्लिश की। उसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करें तो 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट आता है, जिसमें भी आईएसआई ने अर्ली सर्विलेंस और टेरन बेस्ड इंटेलिजेंस प्रोवाइड की। एनएलआई यानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी में कोवर्टली प्लेस करने का काम हाई लेवल सिक्योरिटी में हुआ। जब तक इंडिया को रियलाइज हुआ तब तक पाकिस्तानी एजेंसी पोजीशन काफी एडवांस कर चुकी थी। ऑपरेशनली ये एक बोल्ड मूव था, डिप्लोमेटिकली रिस्की तो था, लेकिन काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया। इसके बाद कुलभूषण जाधव ऑपरेशन आप लोगों को पता होगा, जो कि एक क्लियर एग्जांपल है। 2016 में पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने इंडियन नेवी के ऑफिसर कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से अरेस्ट कर लिया है, जो एलिजिडली इंडिया की रॉ का ऑपरेटिव था। ये ऑपरेशन भी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी रॉ की क्रेडिबिलिटी को काफी ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा। 1980s के टाइम में मोहम्मद गजाफी ने भी आईएसआई को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया हुआ था। आईएसआई ने इस अलायंस का फायदा उठाते हुए आर्म्स स्मगलिंग, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग और प्रोक्सी वॉर के जरिए लिबिया में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स किए। आईएसआई ने लिबियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पाकिस्तान में लंबे वक्त तक ट्रेन किया और इसमें सिर्फ वॉरफेयर ही नहीं बल्कि काउंटर इंटेलिजेंस टेक्निक्स और सैबोटेज ऑपरेशंस भी सिखाए गए, ताकि कल को लिबिया किसी टेररिस्ट अटैक से खुद को डिफेंड कर सके, जिसके बदले में आईएसआई को भारी अमाउंट पे की गई थी। जिसके बाद से आईएसआई ने पैलेस्टीनियन ग्रुप्स और नॉर्थ अफ्रीका इस्लामिस्ट ग्रुप्स को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब हम मोसाद के भी कुछ फेमस ऑपरेशंस देख लेते हैं। ऑपरेशन एचमन 1960 सबसे पहला और मशहूर मिशन था अडोल्फ एचमन का कैप्चर। एचमन नाजी जर्मनी का वॉर क्रिमिनल था, जिसने होलोकॉस्ट के दौरान हजारों यहूदियों की जान ली थी। एचमन ने अपना नाम बदला और इटली के रास्ते अर्जेंटीना में जाकर रहने लग पड़ा। मोसाद की कई महीनों की मेहनत के बाद फाइनली उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया गया। उस वक्त के मोसाद चीफ आइजर हैरल एक सीक्रेट टीम अर्जेंटीना भेजता है। टीम में होते हैं बेस्ट फील्ड एजेंट
मिनट्स और वो 2 से 3 दिन तक ऑल टाइम मॉनिटर करते रहते हैं एचमन को और बिल आखिर मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद अपना एक्शन शुरू कर देते हैं। मई 11, 1960 रात का वक्त था। एचमन अपनी बस से घर लौट रहा था। घर पहुंचने के बाद जैसे ही वो बस से उतरता है फौरन मोसाद के एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। अब चैलेंज ये था कि उसे लीगली अर्जेंटीना से कैसे निकाला जाए, लेकिन न जाने कैसे मोसाद के एजेंट्स सेफ्टी के साथ इजराइल लेकर आ जाते हैं। 1962 में एचमन को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया और ये इजरायली हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हुआ है कि किसी को इस तरह पब्लिकली और ऐसे फर्स्टली फांसी दी गई हो। कुछ साल गुजरते हैं और टाइम आता है 5 सितंबर 1972। जर्मनी के शहर मुनिच में ओलंपिक्स हो रहे थे। पूरे यूरोप का माहौल फ्रेंडली था। जब दोपहर का वक्त हुआ तो एक मिलिटेंट ग्रुप ब्लैक सितंबर ने इजरायली एथलीट्स के हॉस्टल पर हमला कर दिया। 11 इजरायली एथलीट्स को होस्टेज बना लिया गया और फिर कुछ दिनों बाद उन सभी को मार दिया गया। अब इजराइल, खासकर मोसाद, चुप तो नहीं बैठ सकते थे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डमेयर ने फौरन मोसाद चीफ ज़ेवी ज़ैमर को बुलाया और वहीं से ही उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि चाहे कुछ भी हो उनको खत्म कर दो। ये था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, एक सीक्रेट मिशन जो सालों तक चलना था। मोसाद ने एक रेड फाइल तैयार की जिसमें उस ग्रुप के लीडर्स, फंडिंग करने वाले और प्लानर्स सबको पकड़ना था। उसके बाद मोसाद की स्मॉल किडॉन यानी असैसिनेशन टीम को पूरे यूरोप में डिप्लॉय कर दिया गया और इस टीम का काम था दुश्मन की पहचान करना और उसे वहीं क्वाइटली एलिमिनेट कर देना। 3 से 4 मंथ्स तक ये काम करते रहे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेली रूटीन ट्रैक करना और बिल आखिर सबको पकड़ना शुरू कर दिया। उसी साल यानी 1972 में एक इटली में खत्म कर दिया गया जो इस अटैक का प्लानर था और फिर 1973 में एक और को पकड़ लिया जाता है पेरिस से और उसे खत्म पता है किस तरह किया गया है? मोबाइल फोन से। जैसे ही कॉल रिसीव की फौरन ब्लास्ट। फिर 1973 में एक और को पकड़ लिया जाता है जो आर्म स्मगलर था और उसको लेबनान में ही सीक्रेटली एलिमिनेट कर दिया जाता है। बट आगे जो होता है वो मोसाद की सबसे बड़ी गलती थी। एक टाइप का कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फेलियर था। मोसाद ने नॉर्वे के एक शहर लिलीहैमर में एक आदमी को ब्लैक सितंबर का मास्टरमाइंड समझकर मार दिया, मगर वो तो असली टारगेट था ही नहीं। लिटरली वो तो एक वेटर था। अब क्या होना था? 5 मोसाद एजेंट्स पकड़े गए और ये ऑपरेशन वहीं परमानेंटली बंद करना पड़ा और इस पर इसराइल को काफी ज्यादा हेट पड़ी। लेकिन एक मिनट, वाज आईएसआई एवर रैंक्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड? बहुत लोग कहते हैं कि मोसाद दुनिया की सबसे डेंजरस और पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये बात आमतौर पर मीडिया और मूवीज में ही सुनने को मिलती होगी, एम आई राइट? लेकिन जब हम रियलिटी और क्रेडिबल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को देखते हैं तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट नजर आती है। अक्सर आईएसआई को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, मगर 2000 के एरा में आईएसआई को दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में पहला नंबर मिल चुका है। ये बात कई इंपोर्टेंट इंटेलिजेंस एनालिसिस रिपोर्ट और ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम ने भी एक्सेप्ट की है। मोसाद को अक्सर 3rd या 4th पोजीशन पर रखा जाता है, जबकि आईएसआई ने कुछ असेसमेंट्स में सबसे आगे होने का दावा किया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये रैंकिंग सिर्फ मिलिट्री या कन्वेंशनल इंटेलिजेंस की बेसिस पर नहीं होती, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस और साइबर कैपेबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए दी जाती है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट्स ने कई दफा आईएसआई को सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसी बताया है, स्पेशली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और वेस्टर्न कंट्रीज में। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एनालिस्ट भी मानते हैं कि आईएसआई का रीजनल पावर और कोवर्ट एक्शन स्केल मोसाद से ज्यादा बड़ा है। मेरे एनालिसिस से जब हम पावर को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि मल्टीपल एंगल्स, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, कोवर्ट ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और साइबर वॉरफेयर से देखते हैं तो आईएसआई ने कई पीरियड्स में ग्लोबल इंटेलिजेंस रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की है। टेम्पो इंग्लिश ने भी अपने बहुत सारे आर्टिकल्स में आईएसआई को वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी डिक्लेयर किया है। बीबीसी ने कई आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्रीज में आईएसआई को वर्ल्ड मोस्ट सीक्रेट स्पाई एजेंसी कहा है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अलकायदा एंड अफगान तालिबान। बीआईआर जर्नल ने भी 2023 में एक रैंकिंग आर्टिकल अपडेट किया था जिसमें टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज को लिस्ट किया गया। इंटरेस्टिंगली आईएसआई को नंबर 1 में स्पॉट किया गया, जबकि मोसाद को नंबर 3 पे देखा गया है। अल जजीरा ने भी कई दफा आईएसआई को वर्ल्ड बेस्ट एजेंसी कहा है और ये भी कहा है कि आईएसआई ने कई दफा यूएसए की CIA की भी कई बार हेल्प की है। टाइम्स लाइफ ने भी कई दफा आईएसआई को एशिया की सबसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसी बताया है। आज भी आईएसआई का नेटवर्क दुनिया के कई इंपोर्टेंट कंट्रीज में एक्टिव है, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान,
तुर्की, चाइना और अफगानिस्तान में। इन कंट्रीज में आईएसआई के डीप एसिड्स यानी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्पाई नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और वो साइलेंटली काम करते हैं। आईएसआई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, यानी किसी एजेंट को 5 से 6 साल के लिए किसी कंट्री में नॉर्मली सेटल करवाता है ताकि वो बिल्कुल वहाँ का पार्ट लगे और छुपके से इंफॉर्मेशन निकालता रहे। मोसाद भी पावरफुल है लेकिन उनका तरीका अलग है। मोसाद मोस्टली फोकस्ड ऑपरेशन करता है और उसका नेटवर्क यूरोप, अमेरिका और कुछ अरब कंट्रीज में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो ज्यादातर शॉर्ट मिशंस पर डिपेंड करता है। एक और फर्क ये है कि मोसाद का फोकस इसराइल के एनिमीज तक लिमिटेड रहता है, लाइक ईरान, हिजबुल्लाह या सीरिया जैसे ग्रुप्स, जबकि आईएसआई रीजनल और ग्लोबल। वेल तो दोस्तों, हमने आईएसआई और मोसाद दोनों का कंपैरिजन देखा। अब कमेंट सेक्शन में आपने फैसला करना है कि दोनों में से पावरफुल कौन सा है, आईएसआई और मोसाद, क्योंकि हमने एक एक इफेक्ट्स, एक एक ग्राउंड रियलिटी और एक एक चीज को एनालाइज किया है कि अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है वो आईएसआई की होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है मोसाद की। आईएसआई एक टाइम पे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व रहता है, लाइक एज पॉलिटिकल, ग्लोबली, डिफेंस, बेतहाशा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहता है और डिफरेंट कंट्रीज में। लेकिन जो मोसाद है वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेन उसका डिफेंस होता है। तो अभी हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें देख ली हैं, ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि हम कोई और डिस्कस करें, क्योंकि हमने सारी चीज़ों पे नज़र डाली है। अब कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है कि आपकी नज़र में नंबर 1, दोनों में से नंबर 1 कौन-सी है, आईएसआई और मोसाद? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। हाफ़िज़।